सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ या जिस विषय पर आज डिस्कशन करूँगा वो ये है कि जो जैन जी या जो हमारे युवाओं ने जो मूवमेंट चलाई या जो हमारे नौजवानों का जो आंदोलन चला, उसका मेन एजेंडा क्या है, उसका मेन जो प्रक्रम है, मेन जो प्रोसीजर है, वो दरअसल क्या है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और जैन जी के आंदोलन ने क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव डाले सोसाइटी पर। क्योंकि आज तक तो जैन जी के बारे में, यूथ के बारे में यही विचार किया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रीलें बनाते हैं, दे आर नॉट सीरियस। जो मोटा मोटा आइडिया था, ये माना जाता था कि ये लोग गंभीर नहीं होते। लेकिन जब जंतर मंतर का आंदोलन चला, उन्होंने वो गंभीर मुद्दे उठाए, बड़ा सहज तरीके से, बड़ा शांति प्रिय तरीके से, बड़ा पीसफुली मूवमेंट चलाकर उन्होंने जो जन आंदोलन का रुख किया। उन्होंने स्कूलों के मुद्दे उठाए, पेपर लीक के मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है उसके मुद्दे उठाए। तो आज बात कर रहे हैं कि जो जैन जी की मूवमेंट है, जो जैन जी का दरअसल जो आंदोलन है, वो क्या उजागर कर रहा है। भाई, इंदिरा गांधी के टाइम में नारा लगा था, कांग्रेस ने नारा लगाया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ। लेकिन कांग्रेस ने भी गरीबी को हटाया नहीं, बल्कि गरीबों को भगाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने भी। तो मैं कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। उन्होंने भी अपने सत्ता के ज़्यादातर साल फीते काटने में ही, रिबन काटने में ही लगाए। कोई मूलभूत परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया, और मूलभूत परिवर्तन ये पार्टी भी नहीं करने जा रही जो अभी सत्ता में है। तो मैं डेली आपसे इसलिए जुड़ता हूँ, इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, बातें करता हूँ आपसे। मेरा मिलने का जो मोमेंट होती है वो दरअसल ये है कि मैं लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर बात करता हूँ आपसे। आपको एक फिलोसॉफिकल वैचारिकी तैयार करने में मदद कर रहा हूँ। दरअसल जो मेरा कहना है या जो मेरा विचार है वो ये है कि जो जैन जी है, जिनको बड़ा नॉन सीरियस माना जाता था, उन्होंने बड़े सीरियस मुद्दे, जैसे परसों जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता चले गए, आशुतोष। तो जब हम स्कूलों में जाकर देखते हैं तो शिक्षक गायब है, लैबोरेटरी है नहीं, वहाँ पे क्लासेज लगती नहीं, पानी टपक रहा होता है, क्लासरूम की कुर्सियाँ टूटी हुई है, डस्टर नहीं होता, बोर्ड नहीं होता, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, बच्चों के पास सिलेबस नहीं होता। जब हम आंगनवाड़ियों में जाते हैं, ये जैन जी ने ही हमें बताया कि लोकतंत्र में ये जो लूप होल है, पेपर लीक, अकेला पेपर लीक नहीं, आंगनवाड़ी में भी लीकेज है, स्कूलों में भी लीकेज है, कॉलेजों में भी लीकेज है, यूनिवर्सिटीज़ में भी लीकेज है। लीकेज मेरा कहने का मतलब कि जो उनका मोडस ऑपरेंडी बना है, जो उनका एक डेकोरम है, वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाइयों बहनों, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। और जैन जी ने बताया कि वो केवल रीलबाज नहीं है, वो केवल ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो केवल वीडियोग्राफर नहीं है, वो केवल ऑडियोग्राफर नहीं है, वो यूट्यूबर नहीं है, वो इंस्टाग्राम के वो नहीं है, पॉपुलर कोई सेलिब्रिटी नहीं है, फेसबुक पे उनका वो नहीं है। वो चाहते कि देश के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि युवाओं को लेकर भूमिहीन, बेरोजगार संघर्ष मोर्चा बहुत ज़्यादा चिंतित है। हमारी चिंता में वो युवा है, नौजवान है, बेरोजगार है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही।
स्थायी भूमि की व्यवस्था नहीं हो पा रही। और हमने तो एक बहुत बड़ा एक पावरफुल आपको एक वादा किया है कि हर नागरिक को हम 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड दिलवाएँगे। कम से कम 10 मरले का उसका आवासीय मकान होगा। और इवन मैं आज एक नई घोषणा कर रहा हूँ कि जो स्लम्स में रहते हैं, बड़े-बड़े स्लम्स हैं, जैसे दिल्ली में है, कोई जहांगीरपुरी में रह रहा है, कोई विकासपुरी में रह रहा है, कोई मुखर्जी नगर में रह रहा है, कोई गांधी विहार में, कोई उत्तम नगर में, नागपुर में रह रहे हैं लोग, बॉम्बे में रह रहे हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए सरकार जल्द से जल्द कम से कम 50 गज की ज़मीन का आवंटन करे, उस पर उसका बुनियादी तौर पर कोई मकान बना कर दे। ये भी एक हमारी डिमांड है और इसको हम पूरा करवा कर मानेंगे। इसके लिए सारी कानूनी और जो प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ है वो हमने शुरू कर दी है। तो सभी को मैं इसलिए आकर यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, जितना मेरे पास वक्त होता है, कि हम लोग जागरूक बने, जैसे जैन जी ने किया। लोकतंत्र में जो खामियां थी, जो अनियमितताएं थी, लोकतंत्र के जो चारों पिलर थे, उन पर क्वेश्चन मार्क उठाया उन्होंने। लेजिस्लेचर पर क्वेश्चन मार्क उठाया कि हमें सिर्फ ओवरनाइट लीडर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट लीडर ऐसा चाहिए जो हमारे साथ जागे, हमारे साथ सोए, हमारे साथ रोए, हमारे साथ हंसे, पब्लिक के कंसर्न पे जो बात करे। एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेट्स, हमें ऐसा वीआईपी ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए कि जो अपने चेयर को छोड़ना ही नहीं चाह रहा, जो अपनी फाइलों को आगे करना ही नहीं चाह रहा। हमें ऐसी जुडिशरी नहीं चाहिए जो लगातार केस पेंडिंग पे पेंडिंग। हमें ऐसी मीडिया नहीं चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स की बात करे, 1984 के दंगों की बात करे, जंतर मंतर के नेगेटिव पर्सपेक्टिव को सामने रखे, वंदे मातरम पर अननेसेसरी टॉक करे। तो भारत का कोई भी नागरिक है, वंदे मातरम को इतना हाइप करने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है। भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो रेहड़ी वाला है, फड़ वाला है, रिक्शा चालक है, दुकानदार है, कर्मचारी है, मज़दूर है, जवान है, किसान है, वो सभी देश के नागरिक हैं। सभी का देश को डेवलप करने में, देश को बनाने में, देश का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी थिंकिंग वो क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा वो लेबर करते हैं, किरत करते हैं, जुड़ के रहते हैं समाज में, लोगों से राफ्ता होता है उनका। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत नहीं, हम सामूहिक प्रयास करें। किसी सत्ता या विपक्ष को निशाना बनाना हमारा टारगेट नहीं है। हम सिर्फ रिबन काटने में विश्वास नहीं करते हैं। हमें ना कोई एमएलए, एमपी, एमएलसी बनना है, ना मिनिस्टर बनना है। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जगाना है, एक ऐसा नव जागरण पैदा करना है जो कि इटली का पुनर्जागरण बन जाए, जो कि भारत की वही भक्ति लहर बन जाए, भारत की वही बेगमपुरा लहर बन जाए, जिसमें कहा गया और सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो हमें एक उस बुनियाद को स्थापित करना है, उस बुनियाद का निर्माण करना है, उस बुनियाद की शुरुआत करनी है कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं उनके हल ढूंढ सके और हम बन सकें प्रॉब्लम सोल्वर, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। तो समस्याएं आती रहती है। बहुत बड़ा देश है भारत। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की लोकशाही, भारत की जमहूरियत बहुत ही काबिले तारीफ है। और कई बारी जो राजनेता बोल जाते हैं ऐसी ऐसी स्टेटमेंट, कई बारी वो उनकी शख्सियत को शोभा भी नहीं देती। इसलिए राजनेताओं को बड़ा सोच समझ कर, क्योंकि सोसाइटी उनको फॉलो करती है, सेलिब्रिटीज़ को बड़ा सोच समझ कर, एक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, लॉयर्स को, जजेस को बड़ा सोच समझ कर कोई स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में देनी चाहिए।
क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि जो विचार हम करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग वैसे-वैसे बन जाते हैं। तो आज का जो विषय था वो यही है कि जैन जी का जो मूवमेंट था, उन्होंने स्कूलों पर क्वेश्चन मार्क उठाया, कॉलेजों पर क्वेश्चन मार्क उठाया, यूनिवर्सिटीज़ पर क्वेश्चन मार्क उठाया, आईआईएम में क्वेश्चन मार्क उठाया, आईआईटियंस में क्वेश्चन मार्क, एम्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेटाइजेशन पे, या जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स भर्तियाँ, जिस पे मैंने आरसीटी पे बात करी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियों पर टिके हुए हैं। मैंने एचकेआरएन पर बात करी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, लगभग 1.5 लाख कर्मचारी डेली बेसिस पर, नीड बेस्ड पर, उनको ज़रूरत के अनुसार रखा गया और उनको कभी भी कहा जा सकता कि आप कल से मत आना। कई कॉलेजेस में जो कि युवाओं का भविष्य बनाते, वहाँ पे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनको अगले दिन की गारंटी नहीं होती कि उनको आज वहाँ पे लंच करना है, रुकना है, लेक्चर लेने हैं, कि या आते ही उनको एक बुद्धू सा मैनेजमेंट, एक अनपढ़ गँवार जाहिल निकम्मा मैनेजमेंट, जिसका अपना कोई लेवल नहीं है, वो उनको कह देगा कि कल से आपको नहीं आना है। तो बातें मैं जागरूकता की करता हूँ और आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो विचार है वो निरंतर फैल रहा है। एचपीएससी तक भी हमारी बात जा रही है, यूपीएससी तक भी हमारी बात जा रही है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभ्यर्थी हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके भविष्य का गला घोटा गया, अभय तिवारी नामक व्यक्ति ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और इतनी ज़बरदस्त सेटिंग की कि जो नया प्रदेश, जहाँ से बहुत बड़ी उम्मीद थी, वो प्रदेश बहुत एक इस हालात में आकर खड़ा हो गया कि झारखंड को अब सोचना पड़ रहा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बहुत चिंतित है। तो निश्चित रूप से हर राज्य का ये एक कर्तव्य बनता है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 4 पाए हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो। चारों ही पायों को, चारों ही पिलर्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, देश की बुनियाद को मजबूत रखना है। और जो मास मूवमेंट हमने चलाई, इसमें पहले 7 लोग जुड़े, 8 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, 1000, 2000, 10,000 लोग जुड़ते चले गए। लोग अपने विचार रास्ता कायम कर रहे। और जमहूरियत में ये चीज़ होती है कि एक प्रॉपर इत्मीनान होता है, एक प्रॉपर लियाकत होती है, एक प्रॉपर तहज़ीब होती है, एक प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी होती है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल भी होता है, जिससे चीज़ें बदलती हैं। तो सोसाइटी में ग्रेजुअल चेंज आता है। बड़े-बड़े फिलोसोफर हुए, इमैनुअल कांट साहब हुए, रूसो हुए, वॉल्टेयर हुए, दिदरो हुए, कार्ल मार्क्स साहब हुए, हीगल हुए, जिन्होंने कहा, हीगल ने कहा कि थीसिस आता है, एंटीथीसिस बनता है, फिर सिंथेसिस बनता। मतलब विचार एक प्रक्रिया है, विचार कभी मरता नहीं। सरदार भगत सिंह भी यही बात कहते थे कि विचार की धार से क्रांति की धार मजबूत होती है। तो मेरा ये मानना है और मैं इसी बात पर बार-बार बात भी करता हूँ कि जो अलग-अलग मूवमेंट चलती है, वो कहीं न कहीं आके एक ऐसे ऐसे एक यूँ कहा जाए कि सेंटर पॉइंट पर आ जाती है। चाहे वो जैन जी की जंतर मंतर की मूवमेंट हो, चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जो रांची में मूवमेंट चली थी, देवेंद्र महतो जिसको लीड कर रहे थे और सभी साथी थे, सभी को क्रेडिट जाता है। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जो मूवमेंट चलती है उसके पृष्ठभूमि में, उसकी बैकग्राउंड में कुछ ऐसे अनजाने नाम भी होते हैं जिनका योगदान बहुत होता है। लेखक, कवि, मीडिया उनको कई बार दिखाती नहीं है, लेकिन उनका नाम होता, तो सभी को हम सैल्यूट करते हैं और युवा शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला में जो मूवमेंट चल रही है, उनको भी हमारा जन समर्थन है, हमारा मोरल सपोर्ट उनको है।
या जो कॉलेजेज है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के, जहाँ पर प्रोफ़ेसर्स लोग हैं, उनको उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है। उनको गलत तरीके से या जो मैनेजमेंट की मनमानी के चलते, क्योंकि जर्नली क्या है भारत में, फ्यूडलिज़्म अभी मरा नहीं है, अनसाइंटिफिक सोच अभी मरी नहीं है, सुपरस्टिशियस वैल्यूज़ अभी मरी नहीं है, ज़मींदारी अभी मरी नहीं है। और शायद इसीलिए हमने भूमिहीन बेरोज़गार संघर्ष मोर्चे की स्थापना की। ये किसी का व्यक्तिगत मोर्चा नहीं है, इसमें आप सभी का योगदान है। सभी को पूरा मान-सम्मान दिया जाता है। सभी से मेरी गुज़ारिश है कि आप इसमें आएँ, अपने इनपुट्स इसमें दें, सहयोग करें। हम वो मुद्दे उठाएँगे, हम एक युवा संवाद कायम करेंगे। हम जैन जी के साथ एक प्रॉपर डायलॉग करेंगे और जो ज्वलंत समस्याएँ हैं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, रोज़गार है, ज़मीन का अधिकार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उन पर हम बात करते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो जैन जी ने क्या हमें दिया? जैन जी ने जो पेपर लीक का मुद्दा उठाया, और इस सरकार में भी 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। पहले भी पेपर लीक होते रहे और उनका परिणाम ये है कि आज ईटीटी के स्टूडेंट्स भी, ईटीटी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के घर के आगे वो आंदोलन चला रहे हैं। बीएड के छात्र भी परेशान हैं, एमए किए हुए छात्र भी परेशान हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो क्लरिकल के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कईयों ने एजुकेशन अच्छी ले ली है, उनका टेम्पर नहीं बना तो वो क्लरिकल की तैयारी करने लग गए। तो इन चीज़ों पे समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। गरीबी कहने से नहीं जाती। जैसे इंदिरा ने कहा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, लेकिन क्या इंदिरा गरीबी हटा पाई या गरीबों को ही भगा दिया? गरीबी हटा पाई या गरीबों को ही अपने जो मूल क्षेत्र है उनका, वहाँ से कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई तमिलनाडु से, कोई झारखंड से, दिल्ली में काम करने, नागपुर में काम करने, बॉम्बे में काम करने। तो क्या इंदिरा का नारा सफल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे रहा हूँ, सभी का कंट्रीब्यूशन भी है, सभी में लैक्यूनाज भी रहे हैं। तो आज जो बेनामी प्रॉपर्टी पड़ी है या जो बेनामी खाते बैंकों में पड़े हैं, उनके ऊपर सरकार को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लेकर समाज के उस वर्ग तक उस बेनिफिट को देने का काम करे जो बिल्कुल डिप्राइव्ड है, जो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, जिसका लगातार शोषण हो रहा है। केवल आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन चलाने से या आरक्षण के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने से काम चलने वाला नहीं है। बातें होनी चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन है या जो टेंडर्स छूटते हैं, पेट्रोल पंप्स लगते हैं, बड़ी-बड़ी बसों के ठेके दिए जाते हैं, बड़े-बड़े वीआईपी एरियाज़ में जो प्लाट बनते हैं, कटते हैं, उनके ऊपर क्या समाज का जो निचला तबका है, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत एक तरह से अपराधी की श्रेणी में रखा गया था, क्या उनको आज उनके अधिकार मिल पा रहे हैं कि नहीं? बात इस पर होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो कई परिवार आज भी ऐसे जहाँ पर 10वीं पास भी नहीं है, कई कबीले आज भी ऐसे हैं, कई जातियाँ आज भी ऐसी है जो वर्ण व्यवस्था के आध्यात्मिकरण से इतनी पीड़ित है कि उनको बड़ा सोचना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि हम एक बुनियादी सवाल पर बात करें, उन बुनियादी क्वेश्चनों पर बात करें जिन बुनियादी क्वेश्चनों की बात जैन जी ने की कि हमें शिक्षा का अधिकार मिले, हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि देश पर्सनैलिटी का निर्माण इंस्टीट्यूशन से होता है। आपके व्यक्तित्व का निर्माण और देश में जो चीज़ें होती है, चाहे राजनीति है, समाज है, अर्थशास्त्र है, उनका जो निर्माण होता है वो मूल रूप से वहाँ के इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वहाँ के स्कूल करते हैं, वहाँ के कॉलेज करते हैं, वहाँ की आंगनबाड़ी करती है,
वहाँ की जेलें करती है, वहाँ के थाने करते हैं, वहाँ के कोर्ट करते हैं, वहाँ के आईआईटी, आईआईएम। अब देखो कई आईआईटी इतने टॉप लेवल की स्टडी करा रहे हैं, नो डाउट। जैसे आईआईटी मंडी है, एक रेजिडेंशियल कोर्स करवाते हैं वो सिर्फ 1 महीने का, आईआईटी मंडी। अब उसमें वो रोबोटिक्स पर बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो बहुत टॉप लेवल की चीज़ें होती है। 1 मंथ का कोर्स है। आईआईटी बॉम्बे का ही कोर्स करा रही है, आईआईटी रुड़की का ही ऐसे कोर्स करा रही, बड़े इनोवेटिव। तो क्या वहाँ तक समाज का जो निचला तबका है, उनके बेटे बेटियां वहाँ तक जाने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कॉस्टली हो गई है और उन्होंने एक अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, जैसे चितकारा है, जैसे एलपीयू है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैं हरियाणा में गया, एक महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के पास एक यूनिवर्सिटी है, संस्कारम यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ का अपने एक स्पेसिफिक, एक सोखलदास यूनिवर्सिटी है हनुमानगढ़ के पास, टिब्बी कोई जगह है उधर आसपास, छोटा सा गांव। तो उन्होंने अपना एक पूरा कॉलोनियल सेटअप वहाँ पे तैयार किया। वो अपनी फीसें होती, अपने उनके कोर्स होते, इतनी ऑटोनॉमी होती कि इतनी तो कई सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी नहीं होती। क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंटों के ऊपर परिवारों का कब्जा है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके डिपार्टमेंटों के ऊपर कि ये पंजाबी डिपार्टमेंट उस परिवार का कब्जा, ये इतिहास डिपार्टमेंट है उस परिवार का कब्जा, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उस परिवार का, उस प्रोफेसर के ख़ानदान का कब्जा है। वो खुद सेट हो रहा है, अपने बेटा बेटी को सेट कर रहा है, अपनी बेटों की बहुओं को सेट कर रहा है, दूर की साली के बच्चे को सेट कर रहा है, बुआ के पोते को सेट कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं भारत में, जबकि असली लोकतंत्र वो होता जहाँ पर आपको अपनी स्टेटस का ध्यान ना रखते हुए एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी ब्रांचेज है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, भाई मीडिया है, जुडिशरी है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आईआईएम है। तो जो जैन जी का जो आंदोलन है, उसने बहुत बड़े लीकेज बताए हैं कि जब हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों की छत टपक रही है, स्कूलों में चेयरें नहीं है, स्कूलों में लैब नहीं है, स्कूलों में कंप्यूटर्स का प्रॉपर सेटअप नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में क्लास नहीं लगती, कॉलेजों में जाते हैं, कई टीचर नहीं है, कई सब्जेक्टों को मार दिया जाता है। जैसे मैं पंजाब की बात कहता हूँ, यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बिल्कुल मारा हुआ, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को बिल्कुल डेड किया हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि वही ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हरियाणा में बहुत कामयाब है, राजस्थान में बहुत कामयाब है। तो इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष से क्वेश्चन होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, आईआईएम में जाते, मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स में कई जगह गायनी नहीं है, डिलीवरी के केसेस खराब हो जाते हैं, मरीज लेटा होता, ऊपर पंखा नहीं चल रहा होता। सिविल हॉस्पिटल्स की ये बात है, जबकि भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। भारत एक बहुत बड़ी ताकत होने का दंभ भरता है। क्या बुनियादी सुविधाएं, क्या स्वच्छ जल सभी को मिल पाया? क्या सभी को रोजगार मिल पाया? क्या सभी को शिक्षा मिल पाई? क्या सभी को स्थायी जमीन की भागीदारी हो पाई? इन मुद्दों को, हालांकि ये मुद्दे थे समाज में, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, बेकारी थी, दहेज प्रथा थी, भ्रूण हत्याएं थी, लेकिन ये बुनियादी जो मुद्दे हैं और इनका जो एक दायरा है, वो लगातार बढ़ रहा है और इन पर बात उठती है। जब भी कोई मूवमेंट चलती है, चाहे वो जंतर मंतर में चले, रांची में चले, हरियाणा में चले, एमडी यूनिवर्सिटीज है, अब वहाँ पर रिजर्वेशन प्रॉपर लागू नहीं होता। अब देखिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो फीस है उसमें 10 से 15% की लगभग एनुअली वो फीस बढ़ा देते हैं। अब कितनी खतरनाक ये बात होती है। अब उनको ये नहीं पता कि एक गरीब का बच्चा कैसे वो मुश्किल से अपनी ट्यूशन फीस इकट्ठी करके लाता है, क्योंकि उसका पढ़ने का सपना होता है।
वो भी चाहता कि गरीबी से मुक्त हो, वो भी चाहता कि अंधविश्वास से मुक्त हो, वो भी चाहता कि पाखंडों से मुक्त हो, वो भी चाहता कि उस परंपरा से मुक्त हो जो गुलामी की परंपरा सिखाती है, वो भी चाहता है कि उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो। तो ये कैसे पैदा हो? लोग कहते हैं कि भारत में वैज्ञानिक सोच लोगों में पैदा नहीं हो पा रही है। हालांकि बड़े-बड़े हमारे पास साइंस के इंस्टीट्यूट है, बार्क है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, साइकोलॉजी पर बहुत यहाँ पे वो होती है रिसर्च होती है, साइंस के कई इंस्टीट्यूट है, लेकिन साइंटिफिक सोच पैदा नहीं हो रही है। हम अगर एरोप्लेन भी उड़ाते हैं, अगर हम कोई मिसाइल का भी उद्घाटन करते हैं, इनॉग्रेशन, तो वहाँ पे भी नारियल की परंपरा फोड़ते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं। तो ये शुभ अशुभ वाले चक्कर, जन्म पुनर्जन्म वाले चक्कर, कर्मवाद वाले चक्कर, वर्ण व्यवस्था वाले चक्कर, जातिवाद वाले चक्कर, अवतारवाद की परंपरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परंपराएं हैं, वो हमारे एक यूं कहा जाए कि माइथोलॉजी का पार्ट हो सकती है। वो हिस्ट्री तो नहीं बन सकती ना, वो समाज शास्त्र नहीं बन सकती, वो पॉलिटिकल साइंस नहीं बन सकती, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं बन सकती। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समाज की डेप्थ को जानने के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंटल प्रोसेस को जानने के लिए, पंचवर्षीय परियोजनाओं के इम्पैक्ट क्या हुए उनको जानने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को जानने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जानने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जानने के लिए, रेनेसां को जानने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने के लिए हमें मिथकों की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर रखना पड़ता है। आपको रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़नी ही पड़ेगी, आपको कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल पढ़ना ही पड़ेगा, आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, आपको पाई का फार्मूला पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ज्योमेट्री पढ़नी ही पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उनसे आप नकर नहीं सकते। आपका सिलेबस जो होता है वो आईना होता है पूरा, वो सिलेबस आपका बिल्कुल साइंटिफिक होना बहुत लाजमी है प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन भारत के लोकतंत्र में ये लैक्यूनाज है, और उस लैक्यूनाज को हाईलाइट किया जैन जी की मूवमेंट ने, हमारे नौजवानों के आंदोलन ने, युवाओं की मूवमेंट ने। हालांकि उनको कई बारी बड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन जर्नली जो कोई नया विचार आता उसको पहले विरोध का सामना करना पड़ता, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। विरोध इमैनुअल कांट का भी हुआ, विरोध दिदरो का हुआ, वॉल्टेयर का हुआ, कार्ल मार्क्स का हुआ, रूसो का हुआ, लेनिन का हुआ। जिसने नई बातें चलाई, नई प्रवृत्तियाँ चलाई, उसको ज़रूर सोचना पड़ा, उसको ज़रूर उस बात के बारे में एक विचार करना पड़ा, उसको आगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पैराडाइम्स को निश्चित करना पड़ा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है कि जैन जी का एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, क्योंकि जो भी मूवमेंट्स चलती है, अब जैसे किसानों की मूवमेंट चली थी दिल्ली में, उसके बड़े इंटरनेशनल इम्पैक्ट हुए, बड़े इंटरनेशनल प्रभाव हुए। लाइक दिस जो मूवमेंट जंतर मंतर में चली, उसके बहुत से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। एक पैन इंडिया मूवमेंट चली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी कोई यूं कहा जाए कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको मान्यता दी, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दो तरह की परंपराएं होती, ट्रेडिशनल भी, लीगल भी। उन चीज़ों को समझना पड़ता है, उन चीज़ों को पहचानना पड़ता है, उन चीज़ों को जानना पड़ता है। तो इसको लेकर मैं आज आया था कि जो युवा लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, युवा का मतलब होता है जागरूक, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। युवा का मतलब होता है कि जो सहज तरीके से अपनी बात कहता रहे। युवा का मतलब होता है जागा हुआ, जो जन जागरण अभियान चलाए। पहले आपसे 5-7 लोग जुड़ेंगे, फिर 10 जुड़ेंगे, 20 जुड़ेंगे, ऐसे आपका कारवां बढ़ता जाएगा। तो युवा का मतलब है जो कनेक्ट द डॉट्स करे, जो सिस्टम में
लैक्यून ना ढूंढे, सिस्टम में कमजोरियां ढूंढे, उन पर काम करे, अपने देश के बारे में सोचे। युवा वो है जो जागरूकता फैलाए, युवा वो है जो सिस्टम को स्टडी करे। डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी वो अलग चीज़ें होती है, लेकिन युवा होने का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी जागरूकता है, बहुत बड़ा उसके अंदर एक रेनेसां पनप रहा होता है, बहुत बड़ा उसके अंदर एक पुनर्जागरण, उसकी एक तरह से यूँ कहा जाए कि वो लॉजिक्स और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसका अपना साइंटिफिक टेम्पर होता है। तो मैं युवा बताना चाह रहा हूँ कि युवा कौन हो सकता है। बड़ा लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, बड़ा प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है, उसको सोचेबाजी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो बिल्कुल सहज होकर, बिल्कुल सजग प्रहरी की तरह, एक उस चिड़िया की तरह जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि जंगल में एक बार आग लग गई और आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया बार बार प्रयास कर रही है, 1 बूंद 2 बूंद उसमें डाल रही है, आग में डाल रही है। तो दूसरे उससे पूछते कि चिड़िया रानी आप ये क्या कर रहे हो? चिड़िया कह रही मैं जंगल की आग बुझा रही हूँ। तो वो कहती कि आप छोटी सी चिड़िया हैं और आप आग कैसे बुझा लेंगे? वो कहती कि बात ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो जो मेरा नाम लिखा जाएगा तो वो नाम मेरा आग बुझाने वालों में होगा, ना कि आग लगाने वालों में। तो हमें डेली अपने आप को शार्पन करना है, अपने आप को सजग करना है, देश की जो इथोस है उसमें विश्वास करना है, वंदे मातरम में भी उतना ही विश्वास करना है, राष्ट्रगीत में भी उतना ही विश्वास करना है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए उसमें भी उतना ही विश्वास करना है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मीडिया, उनमें भी विश्वास करना है। हमारी जो वैल्यूज है, नॉन वायलेंस में भी विश्वास करना है, सच्चाई में भी विश्वास करना। सच का राज हमेशा स्थापित होता है। कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं, पराजित नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि हम पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है उसका जो एक पूरे का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में डेली हम बात करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोग हमें सुनते भी हैं, लोग अपनी प्रक्रियाएं भी देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी कोई विचार आता है उसका रिएक्शन हमेशा होता है। यूनिवर्स में ऐसा नहीं कि कोई विचार आया तो विचार वो खाली चला जाए। विचार जब आप कर देते हैं तो वो फिर यूनिवर्स का विचार हो जाता है, लोगों में चला जाता है। इसको डेथ ऑफ ऑथर बोलते हैं कि आपने जो लिख दिया, आपने जो बोल दिया, वो सोसाइटी में चला गया, सोसाइटी उस पर कैथारसिस कर रही है, सोसाइटी में उस पर बात हो रही है। तो आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है, बारिश लगभग लग रहा है आ ही जाएगी अभी जस्ट। तो हालांकि मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, बातें चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही है, प्रोसीजर का टाइम तो लगता है। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो 100 डिग्री तक हमें पहुँचाना भी चाहिए। अगर 1 भी डिग्री कम रह जाता है तो पानी उबलता नहीं है। तो ऐसे हम बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, लोगों को मैथमेटिक्स, खासकर मैं जो यूथ स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ज़रूर वो पढ़ें, उससे वो रैशनल बनेंगे, उससे उनके अंदर एक ऐसा मनोविज्ञान पैदा होगा, ऐसी विचारिकी पैदा होगी कि वो एक मजबूत नागरिक के रूप में हमारे सामने आएंगे। क्योंकि जो साइंस पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत जल्दी, हालांकि प्योर साइंस पढ़ना भी खतरनाक हो सकता है, साइंस को सोसाइटी से जोड़ के। अगर किसी को प्योर केमिस्ट्री पढ़ा दी जाए, प्योर फिजिक्स पढ़ा दी जाए तो बंदा कई बारी पागल होने के चांस होते हैं, लेकिन उसको इंटरकनेक्टेड वे में सोसाइटी से जोड़कर, यूनिवर्स से जोड़कर चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं
और यूथ जो होता है वो बड़ा प्रयोगधर्मी होता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, डेली कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। वो सिर्फ यही नहीं कहता भाइयों बहनों, वो डेली कुछ न कुछ सीखता है, कुछ प्लस माइनस ऐड रिजेक्ट डिडक्ट करता है। तो हमें यूथ पर बहुत प्राउड है, यूथ ने बड़ी मूवमेंट्स चलाई और इसी कारण अभी बेरोजगारी के जितने भी मुद्दे हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियों के जितने मुद्दे हैं या जो लोग एक तरह से यूं कहा जाए कि अस्थायी नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र यूपी वाले लगभग 1,37,38,000 है, उनका मुद्दा बड़ा हाईलाइट है। आरसीटी में लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं, वो मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है, शायद बात चली गई हो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास। मुद्दा बैंकिंग सेक्टर का, वहाँ पर बहुत से कॉन्ट्रैक्चुअल्स होते हैं, रेलवे में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट, इवन अब तो जो रेलवे स्टेशनों पर मैंने नोट किया कि वहाँ पे जो गार्ड है टेम्परेरी या जो सफाई कर्मचारी लगे वो भी थर्ड पार्टी। ये कितनी खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि थर्ड पार्टी, थर्ड एक कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी होती, वो उनको कंट्रोल करती, वो उनको अपना ही टीचिंग सिस्टम देती, अपनी बातें समझाती कि आपको इतना करना है, थोड़ा सा भी आपने कोई गलती की तो आपको निकाल दिया जाएगा या कोई, मतलब ऐसी मानसिक गुलामी की प्रक्रिया से हमारा समाज जा रहा है कि लोगों को कभी रोजगार छीनने का खतरा है, कभी उनके स्वाभिमान को मरने का खतरा है, कभी उनको विचार ना करने का खतरा है। जबकि भारत का संविधान सबको समानता, स्वतंत्रता, आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, लेकिन क्या उनको न्याय मिल पा रहा है? क्वेश्चन ये है। तो जैन जी की मूवमेंट्स में करप्शन आगे आया, कमीशंस जो थे उनकी कार्यशैली आगे आई, उनके अंदर जो एक तरह से जो जवाबदेही खत्म हो गई थी या उनकी जो मनमानी चल रही थी। अब जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2014 से लेके 2026 तक के जितने एग्जाम्स हुए हैं, अब उन पर तलवार लटक गई है कि अभय तिवारी नाम का एक बिल्कुल मतलब गैर जिम्मेदार इंसान कैसे पैदा हो गया झारखंड में। विजय माल्या, ललित मोदी, क्योंकि बड़े बड़े जैसे आईपीएल है, बहुत बड़ा एक एंटरप्राइज है जहाँ पे अरबों खरबों का बिजनेस होता है। बॉलीवुड एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे अरबों खरबों का बिजनेस होता है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो क्रिकेट एसोसिएशन बनी है उन पर बहुत बड़े वो है। फुटबॉल की जो एसोसिएशन बनी है, रेसलिंग की जो एसोसिएशन बनी है, तो उन सब पे क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो रहे हैं कि समाज के गली में या समाज के छोटे गांव में खेलने वाला क्रिकेटर, फुटबॉलर, रेसलर क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाता भाई? उसने कौन सा कसूर कर दिया? कि क्या वो पाकिस्तान, नाइजीरिया से आया है? क्या वो कम देशभक्त है? या उसको वंदे मातरम नहीं आता, कि जनगण मन नहीं आता, कि उसको आपका संविधान की प्रस्तावना नहीं आती? अब 95% एमपीज को संविधान की प्रस्तावना नहीं आती होगी। तो आपको क्वेश्चन बेसिकली जो बिल्कुल बुनियाद से जुड़े हुए वो करने हैं। देश एक बनने की प्रक्रिया में, आज भी पूरा बना नहीं है भारत। हालांकि आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया, है ना, कि दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा था भरत, उसके नाम पर भारत नाम पड़ा। तो अभी भी यही पढ़ रहे हैं हम। लेकिन भारत एक अपने आप में एक बिल्कुल जीवंत प्रक्रिया है जो डेली बनती है। डेली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रियाएं मजबूत होती है, कमज़ोर होती है। डेली मेडिकल कॉलेजेस पर क्वेश्चन उठते हैं, कॉलेजेस पर क्वेश्चन उठते हैं। कई लोगों की पीएचडी की डिग्रीज फेक मिलती है, फेक, बहुत बड़ा ट्रैप है। कई लोगों के की स्कूलों में बहुत समस्याएं आती हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, एम्स में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, जुडिशरी में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इन मुद्दों पर ऐसा नहीं कि हम बात वैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इंदिरा के टाइम में नारा लगा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ। क्या कांग्रेस आज तक गरीबी हटा पाई या भगा पाई? इतने साल राज किया, या गरीबों को ही भगा दिया?
या सिर्फ रिबन काटने की परंपरा चलाई, या सिर्फ कोड़ियों के भाव ज़मीन बेचने का काम किया। अब आप देखेंगे वक्फ बोर्ड वगैरह के पास आज भी हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं। वक्फ बोर्ड दिल्ली के जो वीआईपी एरियाज हैं, अशोका रोड है या जो राष्ट्रपति भवन के आसपास का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के आसपास का एरिया, वहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी रेजिडेंशियल एरियाज कांग्रेस की सरकारों में कई ऐसे ऐसे एनजीओज को दिए गए जो एंटी नेशनल गतिविधियां करते रहे। अब देखिए, भारत के थानों में, भारत के अदालतों में बहुत ऐसे हालात हैं। भारत में कई, अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब उसकी ज़मीन का विवाद चल रहा है। खुद वाइस चांसलर को मीडिया के सामने आना पड़ा। एक आजम खान की यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसका विवाद चल रहा है और कई ऐसी यूनिवर्सिटी जाएगी, क्योंकि ज़मीन के जो विवाद होते हैं, जो सिविल केस होते हैं, वो जुडिशरी बड़ा लंबा चलाती है, उनको बड़ा लॉन्ग टर्म लेके जाती है। और लास्ट में एक ऐसी, जैसे अभी पीछे हमारे जो श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा था, कितना लंबे समय तक जुडिशरी में चला और फिर डिसाइड हुआ। तो ये मुद्दे चलते हैं, डिसाइड होते हैं, लंबी परिपाटियाँ देखी जाती है, कंसर्न देखे जाते हैं कि कंसर्न क्या है, कौन सी पार्टी प्रभावित हो रही है, देश का सामाजिक आर्थिकता न बना कितना प्रभावित हो रहा है। जुडिशरी बहुत प्रोएक्टिवली रोल करती है, भले टाइम लेती कई बारी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड यहाँ पे सिस्टम है और सेटअप सारे का सारा सीआरपीसी है, आईपीसी है, प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सारा ब्रिटिश सेटअप है। लेकिन पुलिसिया तंत्र आज भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की मानसिकता से जीता है। किसी भी नागरिक के साथ उसका बर्ताव, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, सही नहीं होता। पुलिसिया तंत्र, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, वो पंजाब पुलिस हो सकती है, वो यूपी पुलिस हो सकती है, वो राजस्थान हरियाणा पुलिस, तमिलनाडु पुलिस हो सकती है। पुलिस का जो बर्ताव है, पुलिस का जो एक उसके अंदर जो तहजीब होनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस जब ऐसा ऐसा करती है तो उसकी शख्सियत के साथ वो चीज़ें मेल नहीं खाती। पुलिस को बड़ा रहमदिली अपनानी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का एक अपना सोशल फैब्रिक होता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, बुनियादी तौर पर समझना पड़ेगा। जैन जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मुद्दों की बड़ी गहरी समझ विकसित की है, इसलिए जैन जी को हमारा सैल्यूट है। और हम निरंतर कहते हैं कि वो हर कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पे संगठन कोई भी हो, कई बार स्टूडेंट फेडरेशन होता है, एनएसयूआई होता है, एबीवीपी होता है, तो वो जो पहले से वहाँ पे पैर जमाए संगठन होते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई यूथ, दूसरा यूथ आके अपनी बात रखे। यहाँ के क्लासरूम में वो आए, यहाँ पर लेक्चर दे, यहाँ पे अपनी यूनियन बनाए। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी सेटअप में एंट्री करना। लेकिन एक विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है, आपके आइडियाज़ में बहुत बड़ा ताकत होता है। आइडियाज़ डोमिनेट द वर्ल्ड, और एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। गुरु गोविंद साहब ने ये बात कही है कि गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। तो दसम पातशाह की जो बात है वो बिल्कुल फिट बैठती इस मोमेंट के ऊपर। तो आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि विरोध विकास की पहली सीढ़ी है। कार्ल मार्क्स भी कहता था कि विकास तभी होगा जब आपका विरोध होगा, और आपका विरोध इसीलिए हो रहा क्योंकि आप सच के रास्ते पर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से विचारों में बड़ी ताकत होती है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। आपका शब्द, गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया कि शब्द ही गुरु है। तो शब्द से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शब्दों से हमें जागृति मिलती है, शब्दों से ही संगठन बनते हैं, संगठन से हमें सत्ता मिलती है।
और मैंने बात की थी, एक दिन लेक्चर दिया था कि समानता स्थापित नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का आध्यात्मिकरण, जाति व्यवस्था, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच का ना होना, साइंटिफिक टेम्पर का ना होना, ये सब बातें थी। इन सब बातों पर हमने विस्तार से बात की थी, करप्शन पर बात की थी, बेरोजगारी पर बात की थी, गरीबी पर बात की थी, और समाज में जैन जी का क्या रोल है उस पर बात की थी। तो जैन जी ये नहीं कि वो उनको हम रिजेक्ट करें, और जैन जी ने जो आज बहुत कुछ देखा, देखो दूसरे पक्ष पर भी बात कर लेनी चाहिए, तो जैन जी को बहुत कुछ मिल भी गया आजकल जो पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, बदलाव तो आए हैं, निश्चित रूप से आए हैं। अगर हमें बिजली का बिल भी भरना होता था, मैं जैन जी को बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उस प्रोसीजर को भी समझे, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है उसमें दोनों ही बातें करनी होती है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैन जी इस चीज़ को समझना चाहिए कि पहले जो है, अगर आपको एक बिजली का बिल भी भरना होता था तो घंटों लंबे लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज वो काम एक फ़ोन क्लिक से हो जाता है, एक सिंपल ऑनलाइन हो जाता है। बूढ़ों को अगर पेंशन लेनी होती थी तो लंबे लाइनों में लगना पड़ता था, बैंक का खाता खुलवाना होता था तो लंबे लाइनों में लगना पड़ता था। तो परिवर्तन, जैन जी ने ये चीज़ नहीं देखी। पहले कच्चे घर होते थे, जैन जी ने शायद नहीं देखा होगा। पहले नोकिया का फ़ोन होता था, जैन जी ने बहुत कम देखा होगा। पहले लैंडलाइन्स होती थी। तो बदलाव तो बहुत रेडिकल आए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जैन जी ने जो पॉइंट्स को पकड़ा है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले पासपोर्ट बनवाने में 1-1 साल लग जाता था, आज 1 हफ्ते का प्रोसीजर भी नहीं है, और बहुत जल्दी वो बहुत घंटों में आ जाएगा। पहले अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना होता था, बैंक में पैसा क्रेडिट डेबिट करना होता था, तो घंटों वेट करना होता था। अगर छुट्टी का दिन होता था तो वो काम होता ही नहीं था। तो जैन जी को भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैन जी पर हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू जी।